यूपीएससी सिविल सर्विस प्रीलिम्स जीएस पेपर 1 2017 के ये सवाल हैं जो जानने योग्य रहेंगे। पहला सवाल है कि गैर सरकारी विधेयक ऐसा विधेयक है जो संसद के ऐसे सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जो निर्वाचित नहीं होता किंतु भारत के राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्दिष्ट है। तो बिल्कुल सीधे तौर पर गलत है, क्योंकि गैर सरकारी विधेयक उन विधेयकों को कहा जाता है जो कोई भी संसद का सदस्य प्रस्तुत कर सकता है, लेकिन वो मंत्री परिषद का सदस्य या मंत्री परिषद का हिस्सा ना हो। फिर वह सरकार का कोई सांसद हो सकता है, वो विपक्ष की पार्टी का कोई सांसद हो सकता है, या फिर वो हो सकता है किसी भी अन्य पार्टी का सांसद, पर उसमें मंत्री परिषद का हिस्सा नहीं रहेगा। तो पहली बात तो गलत है। हाल ही में भारत के संसद के इतिहास में पहली बार नहीं, हाल ही का मतलब जो 2017 की बात कर रहा है, वो हाल ही का मतलब यहां 2017 की बात कर रहा है, और 2016-17 में ऐसा पहली बार नहीं, इसके पहले भी यह हो चुका है। अगर हमसे कोई पूछे कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि दोनों ही बातें गलत है। आइए इस प्रश्न के माध्यम से, सांसद तो है लेकिन वो मंत्री परिषद का सदस्य नहीं है, तो वो भी गैर सरकारी विधेयक ही कहलाएगा। गैर सरकारी विधेयक का सामान्य सा तात्पर्य यदि आपसे कोई पूछे तो आप कहेंगे कि ऐसा कोई कानून जो कार्यपालिका के अतिरिक्त किसी और सदस्य के द्वारा प्रस्तुत किया जाए। संविधान लागू होने के बाद कई बार संसद में गैर सरकारी विधेयक प्रस्तुत किए जाते रहे हैं। सरकारी विधेयक जो मंत्री परिषद के द्वारा जारी किया जाएगा, और गैर सरकारी सदस्य विधेयक जो मंत्री परिषद के अलावा किसी भी व्यक्ति के द्वारा जारी किया जा सकता है। तो इस टाइप के सवालों पर जरूर ध्यान दीजिएगा। फिर दूसरा सवाल मेरे हिसाब से हर एक लाल लाली का उत्तर आना चाहिए। समाज में समानता के होने का एक निहितार्थ यह है कि, मतलब जो हमारे भारतीय संविधान में आर्टिकल 14 में बताया गया है, तो समानता का तात्पर्य आप लोग क्या समझते हैं? समानता का मतलब आप क्या समझते हैं? विशेषाधिकार का अभाव, अवरोधों का अभाव, प्रतिस्पर्धा का अभाव, विचारधारा का अभाव। समानता का मतलब आपके नजरिए से क्या होगा? ये 2017 का एक सवाल है, और मुझे ऐसी गारंटी है कि मेरा प्रत्येक लाल लाली जिसने हमारे जीएस पेपर 2 की कक्षाओं को प्रत्येक पार्ट को ईमानदारी पूर्वक कवर किया होगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वो लाल लाली ऐसे सवालों को एक नजर में ही बता देगा कि समानता का मतलब सभी के साथ समान व्यवहार, और सभी के साथ समान व्यवहार का मतलब यह है कि किसी को कोई विशेष अधिकार नहीं मिलेगा, किसी को कोई भी विशेष अतिरिक्त सुविधाएं नहीं मिलेगी। इसीलिए भारत को हम गणतंत्र भी कह देते हैं। समानता का तात्पर्य सभी व्यक्तियों को कानून के समक्ष समान होना होगा, किसी समुदाय, वर्ग या व्यक्ति के लिए विशेष अधिकारों की अनुपस्थिति से है। कंसेप्ट समझते हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 में किसके बारे में वर्णन है? मौलिक अधिकारों के तहत अनुच्छेद 14 के अंतर्गत विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण का उपबंध किया गया है। संविधान का यह अनुच्छेद भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर भारतीय नागरिकों और विदेशी दोनों के लिए समान व्यवहार का उपबंध करता है। याद रखिएगा लाल लालियों, हमारे संविधान में 15, 16, 19 और 29, 30, 15, 16, 19, 29, 30 ये कुछ ऐसे अधिकार हैं जो विशिष्ट रूप से केवल भारतीयों को दिए गए हैं, लेकिन 14 भारतीय और विदेशी दोनों को दिए गए हैं। मतलब हम विदेशी होने के आधार पर भी उसके साथ कोई अन्याय नहीं कर सकते हैं। कानून के समक्ष समानता मूल ब्रिटिश व्यवस्था में निहित है। यह अवधारणा किसी भी व्यक्ति के पक्ष में विशेष अधिकार के अभाव को दर्शाती है। इसका तात्पर्य है कि देश के अंतर्गत सभी न्यायालय द्वारा प्रशासित कानून के सामने सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा, चाहे व्यक्ति अमीर हो या गरीब, सरकारी अधिकारी हो या कोई गैर सरकारी व्यक्ति, कानून से कोई भी ऊपर नहीं होगा। दूसरी अवधारणा कानून का समान संरक्षण है, अमेरिकी संविधान से प्रेरित है। इसका तात्पर्य है कि कानून द्वारा प्रदत्त विशेष अधिकारों और दायित्वों के संदर्भ में समान परिस्थिति में समान व्यवहार और सभी व्यक्तियों के लिए एक ही तरह के कानून एक जैसे प्रयोग में होंगे। वास्तविक रूप में कानून के समक्ष समानता एक तरीके से नकारात्मक अधिकार है कि सरकार किसी भी प्रकार से भेद नहीं करेगी, और कानून का समान संरक्षण एक सकारात्मक अधिकार है कि सरकार सभी के साथ समान रूप से व्यवहार करेगी। अगर हम बात करें तो यह आर्टिकल 14 स्पष्ट रूप से कहता है कि प्रथम अवधारणा यानी कानून के समक्ष समानता एक नकारात्मक अवधारणा है, जबकि कानून का समान संरक्षण
सकारात्मक है। नकारात्मक का तात्पर्य है कि कानून ऐसा नहीं करेगा, सकारात्मक का मतलब कानून ऐसा ही करेगा। हालांकि दोनों ही अवधारणा का मेन मकसद है कानून और न्याय की समानता को सुनिश्चित करना। अगला सवाल काफी खूबसूरत है, इकोलॉजी इन्वायरमेंट का है। वाणिज्य में प्राणी जात और वनस्पति जात के व्यापार संबंधी विश्लेषण, ट्रेड रिलेटेड एनालिसिस ऑफ फोना एंड फ्लोरा इन कॉमर्स, जिसे संक्षिप्त में ट्रैफिक के नाम से जानते हैं, के कथनों के विषय में विचार करना है। ट्रैफिक संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत एक ब्यूरो है। याद करिए, कल की ही क्लास में मैंने ट्रैफिक के बारे में बताया था। ट्रैफिक का मिशन यह सुनिश्चित करना है कि वन्य पादपों और जंतुओं के व्यापार से प्रकृति के संरक्षण को खतरा न हो। आपको बताना है कि कौन से कथन सही हैं। तो ये यूएनईपी के अंतर्गत नहीं था। आपको यदि याद आ रहा हो तो WWF जैसी चीजें, आयुसीएन जैसी चीजों का इससे संबंध रहेगा। ट्रैफिक का मिशन यह सुनिश्चित करना है कि वन्य पादप और जंतुओं के व्यापार से प्रकृति के संरक्षण को खतरा न हो, किंतु ट्रैफिक का संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम से कोई संबंध नहीं है, बल्कि इसका संबंध आयुसीएन और WWF से है। आइए जरा देखते हैं ट्रैफिक, ट्रेड रिलेटेड है ये, ट्रेड रिलेटेड एनालिसिस या ट्रेड रिलेटेड रिकॉर्ड ऑफ फ्लोरा एंड फ्योना। फ्लोरा का मतलब होता है लाल लालियो पादप समुदाय को हम एक साथ फ्लोरा कह देते हैं, और फ्योना का मतलब होता है कि हम जंतु समुदाय के लिए फ्योना शब्द का उपयोग करते हैं। इसका मेन मकसद यह है कि हम कहीं पर व्यापार के कारण इन जीव जंतुओं की तादाद इतनी कम ना कर ले कि ये विलुप्त होने के कगार पर आ जाए। ये वन्य जीव व्यापार निगरानी नेटवर्क एक अग्रणी गैर सरकारी संगठन एनजीओ है, जो जैव विविधता संरक्षण और सतत विकास के संदर्भ में वन्य जीव व्यापार के क्षेत्र में कार्य कर रहा है। ये वन्य जीव कोष WWF और अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ का एक संयुक्त कार्यक्रम है। तो ट्रैफिक WWF और आयुसीएन का एक ज्वाइंट प्रोग्राम है। इसकी स्थापना 1976 में हुई। यह अनुसंधान संचालित कार्योन्मुखी वैश्विक नेटवर्क के रूप में विकसित हुआ, जो अभिनव और व्यवहारिक संरक्षण समाधान देने के लिए प्रतिबद्ध हैं, और इसका मुख्यालय इंग्लैंड में कैम्ब्रिज में है। इसका मेन मकसद है कि वन्य पौधों या फिर पशुओं का व्यापार के कारण उनके समापन पर या उनकी विविधता पर कोई खतरा उत्पन्न ना हो। WWF का गठन 1961 में हुआ। यह पर्यावरण के संरक्षण, अनुसंधान, रखरखाव संबंधी विषय पर कार्य करता है। इसका पूर्व नाम था वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। इसका मुख्यालय ग्लेन, स्विट्जरलैंड में है। इसका उद्देश्य पृथ्वी के पर्यावरण के क्षरण को रोकना, एक ऐसे भविष्य का निर्माण करना जिसमें मनुष्य प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित कर सके। WWF द्वारा लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट, नाम ध्यान से याद रखना, हो सकता है कि इस बार यह सवाल बन जाए। तो लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट WWF प्रकाशित करता है। लिविंग प्लैनेट इंडेक्स प्रकाशित करता है। इसके अलावा इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कैलकुलेशन, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का मतलब होता है कि एक मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर कितना संसाधन का दबाव डालता है, कितना ईंधन उपयोग करता है, कितनी लकड़ी उपयोग करता है, कितनी दवाई या कितना भोजन, कितने प्रकार के प्राकृतिक संसाधनों का वो दोहन कर रहा है, इसी को इकोलॉजिकल फुटप्रिंट के रूप में जानते हैं। आयुसीएन एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो प्रकृति के संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों के धारणीय उपयोग को सुनिश्चित करने की दिशा में कार्य करती है। इसकी स्थापना 1948 में की गई थी और इसका मुख्यालय भी स्विट्जरलैंड ग्लेन में है। और यह आपको पता होगा कि यह रेड डाटा, लाल सूची पर प्रकाशित करती है, जिसमें विलुप्त हुए जीव, अत्यधिक संकटग्रस्त जीवों के बारे में विवरण दिया जाता है। अगला सवाल है लाल लाली, और मुझे उम्मीद है कि इस सवाल का जवाब भी मेरा प्रत्येक लाल लाली दे सकेगा। संविधान के 42वां संविधान संशोधन, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, इंदिरा गांधी के कार्यकाल में हुआ। आपातकाल की परिस्थिति में हुआ संविधान का संशोधन कौन से सिद्धांत राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जोड़े गए थे? डायरेक्टिव प्रिंसिपल में जोड़े गए थे। कौन सी बातें? पुरुष और स्त्री दोनों के लिए समान कार्य का समान वेतन, उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता, काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार, श्रमिकों के लिए निर्वाह योग्य वेतन और काम की मानवीय दशाएं सुरक्षित करना। 42वें संविधान संशोधन में नीति निर्देशक तत्वों में 4 बातें जोड़ी गई थी। 4 बातें जोड़ी गई थी लाल लालियों, 4 बातें जोड़ी गई थी। क्या आंसर लगता है? आइए देखते हैं। 1976, 1976,
इसका आंसर है मेरे लाल लालियों, उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता, क्योंकि इंदिरा गांधी गरीबी को हटाओ जैसी बातों पर भी फोकस कर रही थी। उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता को संविधान के 42वें संशोधन द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जोड़ा गया था, आर्टिकल 43A में। आइए जरा इसका पोस्टमार्टम करते हैं। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में निदेशक तत्व की मूल सूची में 4 तत्व जोड़े गए थे। इसे जानना जरूरी है, हो सकता है अब इस बार सवाल 42वें संविधान संशोधन के किसी दूसरी बात पर आ जाए। बच्चों के स्वास्थ्य विकास के लिए अवसरों को सुरक्षित करना, आर्टिकल 39 में जोड़ा गया था। समान न्याय को बढ़ावा देने के लिए गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना, 39A में जोड़ा गया था। बच्चों के स्वास्थ्य पर समान न्याय के लिए गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी को सुरक्षित करने के लिए कदम उठाना, 43A में, और रक्षा और पर्यावरण को बेहतर बनाने और जंगलों और वन्य जीवन की रक्षा करने के लिए अनुच्छेद 48A में। मतलब 42वें संविधान संशोधन में नीति निर्देशक तत्वों में जो 4 बातें जोड़ी गई थी वो 39, 39A, 43A और 48A में जोड़ी गई थी। तो नीति निर्देशक तत्वों में इन 4 बातों का समावेश किया गया था। 44वां संशोधन अधिनियम 1978 एक और निदेशक तत्व को जोड़ता है जो राज्य से अपेक्षा रखता है कि वो आय, प्रतिष्ठा और सुविधाओं के अवसर में असमानता को समाप्त करेगा। हो सकता है कि इस बार 44वां पूछ ले यूपीएससी। तो 44वें संविधान संशोधन में मेरे लाल लालियों यूपीएससी ने क्या शामिल किया होगा? आर्टिकल 38 में कि आय, प्रतिष्ठा और सुविधाओं के अवसरों में जो असमानता है उसको समाप्त करने के लिए राज्य काम करेगा। नीति निर्देशक तत्व एक तरीके से राज्य के कर्तव्यों को बताता है, पर यह किसी भी प्रकार से कानूनी तौर पर लागू नहीं किए जा सकते हैं। 86वें संविधान संशोधन 2002 में अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु को बदला गया और प्राथमिक शिक्षा को अनुच्छेद 21 क के तहत मूल अधिकारों में शामिल कराया गया। मैंने आप लोगों को जब पॉलिटी पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि वास्तविक रूप में हमारे संविधान निर्माता हमारे देश के नागरिकों को बहुत से अधिकार और देना चाहते थे, लेकिन संविधान सभा में इस बात पर काफी विचार विमर्श हुआ कि यदि हमने इतने अधिकार दे दिए तो सरकार को काम करने का मौका नहीं मिल पाएगा। इसलिए जो जरूरी अधिकार है उसे मूल अधिकार बना दिए और बचे हुए अधिकारों को सरकार के दायित्व के रूप में डाल दिया। और उसी का परिणाम है कि उन्होंने ये उम्मीद की थी कि धीमे धीमे सरकार इन दायित्वों को अधिकार के रूप में नागरिकों को सौंपेगी। उसी कड़ी में 86वां संविधान संशोधन 2002 में सरकार ने अनुच्छेद 21A में प्राथमिक शिक्षा, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा जो अधिकार बच्चों को दिया है वो पहले नीति निर्देशक तत्व आर्टिकल 45 में था, जिसे अब मूल अधिकार के रूप में जगह दे दी गई है। तो इसका सामान्य सा मतलब है कि बदलाव चलते रहेंगे। इसी कड़ी में सहकारी समितियों से संबंधित एक नया 97वां संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा सहकारी समितियों से संबंधित एक नया नीति निर्देशक तत्व जोड़ा गया। आप सोचिए जरा, इस पर भी बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये। 97वां संशोधन अधिनियम 2011 में समितियों से जुड़ी हुई बातों को पहले नीति निर्देशक तत्व में जोड़ा गया और 2019 में फिर इसे मूल अधिकारों में शामिल किया गया। इसके अंतर्गत राज्यों से अपेक्षा की गई है कि वे सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन को बढ़ावा देने के अलावा सहायता देगी। और इसे बाद में आर्टिकल 19 में जोड़ दिया गया 2019 में। अगला सवाल काफी खूबसूरत है और 2016 का काफी चर्चा में रहने वाला प्रश्न है। मौद्रिक नीति समिति, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, जिसे संक्षिप्त में एमपीसी के नाम से भी जानते हैं, यह इसके बारे में आपको बताना है कि कौन सी बातें सही हैं। आरबीआई की मानक ब्याज दरों का निर्धारण करने वाली कमिटी है। यह आरबीआई के ब्याज दरों का निर्धारण करने वाली कमिटी है। ये 12 सदस्यों के निकाय आरबीआई के गवर्नर सहित शामिल होती है। इसका प्रत्येक वर्ष पुनर्गठन किया जाता है। यह केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में कार्य करती है। यह प्रश्न 2017 में इसलिए आया लाल लालियो क्योंकि 2016 में इस मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी का गठन किया गया था। ध्यान से सुनना, 2016, इसके पहले मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति हमारे देश की केंद्रीय बैंक अर्थात आरबीआई के द्वारा हर 2 महीने में जारी की जाने वाली नीति है जो भारत में पैसों के प्रवाह को कंट्रोल करती है। ब्याज दरों को डिसाइड करने वाली सबसे महत्वपूर्ण पॉलिसी है ये। पर लाल लालियो,
इसमें 6 ही सदस्य होते हैं, तो दूसरा तो गलत है, और इसका अध्यक्ष आरबीआई का गवर्नर होता है, तो दूसरा और तीसरा गलत है। बाकी एक ही उत्तर इसका हो सकता है, वो है केवल और केवल पहला। केवल और केवल पहला। थोड़ा सा पोस्टमार्टम करेंगे हम इस सवाल का, ध्यान से सुनना। मौद्रिक नीति समिति में 12 नहीं बल्कि 6 सदस्य होते हैं। 3 सदस्य आरबीआई के होते हैं और 3 सदस्य इसमें वित्त मंत्रालय या सरकार की तरफ से भेजे जाते हैं। सरकार की तरफ से ज्यादा मैं सही कहूंगा तो। मौद्रिक नीति समिति की अध्यक्षता आरबीआई के गवर्नर के द्वारा की जाती है। मौद्रिक नीति कमेटी भारत सरकार के द्वारा गठित एक कमेटी है जिसका गठन ब्याज दर निर्धारण को अधिक उपयोगी और पारदर्शी बनाने के लिए 27 जून 2016 को किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम में संशोधन करते हुए भारत में नीति निर्माण को नवगठित मौद्रिक नीति समिति को सौंप दिया गया। वित्त अधिनियम 2016 द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1934 में संशोधन किया गया, क्योंकि आरबीआई का निर्माण 1934 के आरबीआई अधिनियम से हुआ था, ताकि मौद्रिक नीति समिति को वैधानिक और संस्थागत रूप प्रदान किया जाए। इसका तात्पर्य है कि हमारी जो मौद्रिक नीति कमेटी है वो एक तरीके से सावधिक और वैधानिक संस्था है। इसे कानून बनाकर बनाया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मौद्रिक नीति समिति के 6 सदस्यों में 3 सदस्य आरबीआई से होते हैं और 3 सदस्यों की नियुक्ति केंद्रीय बैंक के द्वारा या भारत सरकार के द्वारा, कहा जाए भारत सरकार के द्वारा की जाती है। रिजर्व बैंक का गवर्नर इस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है, जबकि भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर मौद्रिक नीति समिति के प्रभारी के तौर पर काम करते हैं। मैं आपको बता दूं कि मौद्रिक नीति कमेटी, इसके पहले क्या होता था, इसके पहले केवल आरबीआई तय करती थी, लेकिन जब आरबीआई मौद्रिक नीति को जारी करती थी तो कई बार सरकार आरबीआई के सर पर आरोप लगाती थी कि वो सरकार के कदमों के खिलाफ है, विरुद्ध है, और इसका नुकसान आम नागरिकों को भुगतना पड़ता था। अतः इसके बीच में कोऑर्डिनेशन को बढ़ाने के लिए मौद्रिक नीति कमेटी बनाई गई है। मौद्रिक नीति भारत की या किसी भी देश की जो केंद्रीय बैंक होती है, वह जो नीति जारी करती है पैसों के प्रवाह को कंट्रोल या बढ़ाने के लिए, उसे मौद्रिक नीति कहते हैं, या उसे मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी के नाम से भी जाना जाता है, मौद्रिक और साख नीति के नाम से जाना जाता है। पहले इसे आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता था, लेकिन अब आरबीआई के अंतर्गत मौद्रिक नीति कमेटी बनाई गई है। 6 सदस्यों की इस कमेटी में 3 लोग आरबीआई के हैं, 3 सरकार की ओर से दिए गए हैं। परिणाम स्वरूप हम कह सकते हैं कि अब कोऑर्डिनेशन ज्यादा बेहतर होता है। अगला सवाल, इसका शायद आंसर ही डायरेक्ट आ गया है। निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने से संबंध थे? तो हम कहेंगे कि लॉर्ड कॉर्नवालिस का तो इससे कोई लेना देना है ही नहीं, और यदि आप केवल लॉर्ड कॉर्नवालिस को रिमूव कर देंगे तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी।